तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PRK's एजुकेशन। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी का लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं। इलास्टिसिटी का हम लोग लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग हुक्स लॉ को कवर करेंगे और इसका अगला टॉपिक जो होगा वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। काफ़ी हलवा टॉपिक है, तो इसको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की। तो सबसे पहले हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ जो होता है सबसे पहले तो ये वैलिड होता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड होता है। इसमें जो होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो फिर स्ट्रेस आपका किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। तो फिर मैं इसको आप लिख सकता हूँ स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कोई तो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन लिख सकता हूँ। तो ये कांस्टेंट जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हो जाएगा। अब इसी कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इसी कांस्टेंट को हम लोग नाम देते थे, इट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग नाम दे देंगे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, बाकी किसी भी चीज़ पर इसकी वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करेगी। हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो इट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कह देते हैं। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, सपोज मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, तो सबसे पहले मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस एक्सिस पर मैंने लिया है स्ट्रेस, इस एक्सिस पर मैंने लिया है स्ट्रेन, और ये हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया हुक्स लॉ। अब आगे हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे, तो काफ़ी इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है स्ट्रेन को। पहली चीज़, वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है स्ट्रेन को। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें समझनी है कि वो है ओ ए रीजन। इसमें डिफरेंट रीजन्स बना लेते हैं। सबसे पहला रीजन हम लोग देखते हैं ओ ए रीजन, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स पर बात करनी है। सबसे पहला रीजन हम लोग देखेंगे ओ ए रीजन, फॉर रीजन ओ ए। अब आप देख सकते हो कि ओ ए रीजन तक, यानी कि ये वाले रीजन तक स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ओ ए रीजन तक मैं क्या कहूँगा कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और हमने इसको बात भी की थी। और जो ए पॉइंट है ये होगा प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट हमने पहले ही बात की थी कि ओ ए यानी कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये ओ ए वही रीजन है, स्मॉल डिफॉर्मेशन वाला रीजन है, जहाँ पर स्ट्रेस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और आपका जो ए पॉइंट है ये क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो ओ ए रीजन बेसिकली क्या फॉलो कर रहा है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इट इज़ बेसिकली फॉलोइंग हुक्स लॉ कि स्ट्रेस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। अब अगले रीजन पर आते हैं। अगला रीजन हम लोग देखेंगे रीजन ए बी। ये जो रीजन दिख रहा है ना ए बी, इस वाले रीजन की बात करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि फॉर रीजन ए बी, फॉर रीजन ए बी मुझे बताओ कि ए बी के अंदर मैं स्ट्रेस को बढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो क्या है? हुक्स लॉ हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं बढ़ रहा है। तो ये होगा हमारा रीजन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेस आपके प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, लेकिन जो है प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन नहीं है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया हमारा ए बी। अब अगले रीजन की बात करते हैं। अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट दिख रहा है, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट, अगला पॉइंट है बी पॉइंट, इसको हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट, इसका नाम होता है इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। अब ये क्या पॉइंट होता है? बी पॉइंट, अब ध्यान से समझो, बी पॉइंट है, इसको हमने क्या नाम दिया? इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। अब यहाँ तक क्या होता है
ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स वायर विल रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, बी ऐसा पॉइंट है जहाँ तक अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो वायर का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ तक वो वापस पहुँच सकता है। ठीक है, तो बी पॉइंट इसकी इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट है। यहाँ तक क्या होगा कि अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वायर पहुँच जाएगा। तो ये होता है हमारा इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। तो रिवाइज करते हैं, ए को हमने नाम दिया था प्रोपोर्शनल लिमिट और बी को हमने नाम दिया इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब अगला रीजन पे आ जाओ, अगले रीजन पर, यानी कि बी पॉइंट के आगे क्या होगा। बी पॉइंट के आगे क्या होगा? बी पॉइंट के आगे क्या होगा? बी पॉइंट जो है आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी विल रिड्यूस। यानी कि अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव भी किया तो भी परमानेंटली कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा, यानी कि परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। बी के आगे जो रीजन होगा, अगर मैंने बी के अगला रीजन देखा और मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो परमानेंट कुछ ना कुछ खिंचाव आ जाएगा बॉडी में। तो इसी को लिखा गया है परमानेंट स्ट्रेन। दिख रहा है, सी पॉइंट तक दिख रहा है परमानेंट, ये स्ट्रेन होना चाहिए, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। देख रहे हैं, परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है बॉडी में, यानी कि आपने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, स्ट्रेस को मैंने हटा दिया, फिर भी बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके आगे होता है? ये बी पॉइंट के अगले पॉइंट के होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन आ जाता है, रेसिडुअल स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन, या फिर इसी को आप लोग रेसिडुअल स्ट्रेन भी कह देते हो, रेसिडुअल स्ट्रेन। ओके, तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। ठीक है, तीनों रीजन समझ में आ गए। तो बी के आगे हमने क्या देखा कि मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, फिर भी बॉडी जो है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पहुंच रही है, तो ये बी पॉइंट के अगले पॉइंट तक होता है। तो हमने इसको ही नाम दिया परमानेंट स्ट्रेन या फिर रेसिडुअल स्ट्रेन, जो कि होता है सी पॉइंट के अब 1% के आसपास इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, जो है हमारा डी पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा डी पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट। अब ध्यान से देखो, डी पॉइंट पर मुझे स्ट्रेस मैक्सिमम दिख रहा है, तो डी पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर इसको ही नाम दे देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर इसको ही हम लोग नाम दे देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इसको हम लोग 3 नाम दे सकते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस दिख रहा है, दूसरा हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बुला सकते हैं, और लास्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ई। ई पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। मुझे बताओ, ई पॉइंट तक अगर बॉडी पहुंच जाएगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस जो होगा बॉडी का, वो होगा डी पॉइंट तक। तो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग 2 प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे बाद में। तो ई पॉइंट पर क्या हो रही है? बॉडी टूट रही है, और डी पॉइंट पर क्या हो रहा है? बॉडी के पास मैक्सिमम स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद भी बॉडी कुछ ना कुछ फोर्स को जो है सह सकती है, तो वो इस रीजन में होता है, सहना इस रीजन में हो जाता है। और ई पॉइंट पर फाइनली क्या हो जाती है? बॉडी अपने दम तोड़ देती है और बॉडी टूट जाएगी। तो बेसिकली यही होता है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। तो हर एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने रीजन ओ ए देखा था, जहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। फिर हमने ए को प्रोपोर्शनल लिमिट नाम दिया था। फिर हमने रीजन ए भी देखा था, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है बढ़ रहे थे, आपस में बढ़ रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं थी, प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहे थे। हमने बी पॉइंट देखा था इलास्टिक लिमिट, ई पॉइंट, और लास्ट हमने देखा था डी पॉइंट, जो था मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस, और लास्ट में हमने देखा था ई, जिसको हमने फ्रैक्चर पॉइंट भी कहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हो गया। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर इसका हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका डिफरेंट नेचर्स ऑफ द कर्व, डिफरेंट नेचर्स ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबसे पहले बात कर लेते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट कैन बी मोल्डेड इनटू वायर्स। अब मुझे बताओ, वायर्स में आपको मोल्ड करना है, यानी कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तभी ऐसा होगा ना कि आपका जो वायर है वो बनता रहेगा बिना टूटे, वायर बनता रहेगा बिना टूटे। यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं डी एंड ई शुड बी फार अपार्ट, जो कि दिख रहा है काफ़ी डिस्टेंस में दिख रहा है डी और ई। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट इसमें काफ़ी दूर दूर होता है। तो ये फर्स्ट हमने देख लिया डक्टाइल मटेरियल। अब आ जाओ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाता है? ब्रेक सडनली हो जाता है, डी और ई सो क्लोज होते हैं। देख रहे हो, डी और ई काफ़ी क्लोज है। डी क्या था? मैक्सिमम स्ट्रेस, और ई क्या है?
फ्रैक्चर पॉइंट, तो मैक्सिमम स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो ये ब्रिटल मटेरियल हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं इलास्टोमर्स। तीसरा हम देख रहे हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो इलास्टोमर्स में स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग देख लेते हैं रबर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रबर। रबर के इसमें एक बात याद रखो कि ये अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा है, देखो जा रहा है ऐसे और आते वक्त पाथ अलग है, तो ओरिजिनल पाथ रिट्रेस नहीं हो रहा और इसमें परमानेंट खिंचाव नहीं आ रहा, कोई परमानेंट स्ट्रेन नहीं आ रहा। आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट पर है वापस आ रहा है, वापस इसी पॉइंट पर वापस आ रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि परमानेंट कुछ ना कुछ 1% स्ट्रेन आ रहा था, 1% खिंचाव आ जा रहा था बॉडी में, तो वो रबर में नहीं होता, तो नो परमानेंट स्ट्रेन होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट हो जाता है, एनर्जी लॉस की बात कर लेते हैं। तो जो आपका एनर्जी लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया ऑफ साइकिल के, एरिया ऑफ साइकिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एनर्जी लॉस। तो इस वे में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया और हमने इसका हुक्स लॉ देख लिया और लास्ट में हमने कुछ एप्लीकेशंस देख लिए। तो इस वे में हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो इलास्टिसिटी बेसिकली हमने 2 लेक्चर्स कवर कर दिए, तो अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने में मुझे और 2 लेक्चर्स लगेंगे, तो और 2 लेक्चर्स में हम लोग इलास्टिसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना मत, हमने जो आज पढ़ा ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि कैसा काफ़ी इजी टॉपिक है और इस पर सवाल आता है, इस पर सवाल दिख जाएगा आपको, सवाल जो है दिख जाता है, तो सवाल इस पर आएगा, तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो इस वे में थैंक यू, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।